नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्गर किंग IPO के बारे में, जो 2 दिसंबर को लॉन्च होने वाला है और 4 दिसंबर तक ये चलेगा। और तब तक अगर आप चाहें तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा मेन फोकस रहेगा इस वीडियो में कवर करने का वो ये रहेगा ब्रीफ जानकारी फूड इंडस्ट्री के बारे में, बर्गर किंग का बिजनेस कैसा है, फिनेंशियल हेल्थ इसका कैसा है, बर्गर किंग के IPO के बारे में। साथ ही मैं आप लोगों के शेयर करूंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं बर्गर किंग IPO के लिए तो इसको किस डेट में आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो ये तो रहा मेरे साइड से जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करें, और अगर आप पुराने हैं इस चैनल के सब्सक्राइबर तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। चालू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फूड इंडस्ट्रीज के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया का करंट पॉपुलेशन करीब 1.3 बिलियन है, यानी करीब 130 से 35 करोड़ जनता है यहाँ पे। अगर एवरेज एज की हम बात करें तो इंडिया का एवरेज एज करीब 29 ईयर ओल्ड है, यानी जनरेशन काफी यंग है। और इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यहाँ पे फूड इंडस्ट्रीज में काफी अच्छा खासा स्कोप है और किसी भी कंपनी के लिए इस सेक्टर में काम करना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर का बेस काफी मास है और काफी स्ट्रांग है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे फूड इंडस्ट्री, तो फूड इंडस्ट्री यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ सकते हैं जैसे ब्रांडेड होटल्स, रेस्टोरेंट या 5 स्टार होटल्स। यहाँ पे किसी भी कस्टमर या कंज्यूमर को अगर कोई चीज खाना है या खरीदना है तो उसके लिए आपको हायर पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है जैसे ढाबा हो गया, स्ट्रीट फूड्स हो गए, ठेला वाले हो गए, पानी पूरी वाले हो गए, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाते हैं। अगर टोटल फूड इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो टोटल फूड इंडस्ट्रीज का साइज फिलहाल 4236 बिलियन रुपीस है, जिसमें से 2519 बिलियन रुपीस केवल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है, जबकि मात्र 1717 बिलियन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है। तो यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि अभी भी जो मास कंज्यूमर बेस है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे डिपेंडेंट है, या यूं कह सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उनके पास कंज्यूमर का बेस ज्यादा है। यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस निकल के आता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको क्वालिटी फूड की गारंटी होती है या हो सकती है, जिसके अगेंस्ट में आपको ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। वहीं पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको लो रेट में मिल जाता है सेम आइटम, वहां पे क्वालिटी की गारंटी नहीं होती है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब इंडस्ट्री के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि वॉरेन बफेट जो लीजेंडरी हैं और स्टॉक मार्केट के किंग माने जाते हैं, उनका फिलॉसफी ये कहता है कि आप उसी इंडस्ट्री या उसी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी हाई हो। इसलिए इस सेक्टर के बारे में मैं डिटेल में बात कर रहा हूं। दोस्तों फूड इंडस्ट्री में भी अगर हम बर्गर किंग को कैटेगराइज करें तो ये QSR में आता है, यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। इसमें मेजर प्लेयर हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज पिज्जा, मैकडोनल्ड्स, कैफे कॉफी, यानी ऐसा रेस्टोरेंट जहां पे आप जाते हैं सर्विसेज लेने के लिए और वहां पे आपको क्विक सर्विस मिलता है। दोस्तों अगर इस इंडस्ट्री के ग्रोथ की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि CAGR ऑफ ओवर 18% ड्यूरिंग 2021 टू 2025, यानी जो ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा जा रहा है 2021 से 2025 के बीच में वो 18% रहेगा, वो भी कंपाउंडेड, यानी ये कंपाउंडेड होगा न कि जनरल ग्रोथ होगा। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस इंडस्ट्री का अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है आने वाले रिसेंट फ्यूचर में। दोस्तों अब थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कंपनी के प्रीव्यू के बारे में और इसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में कि आखिर ये कब कंपनी आई थी मार्केट में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1953 में इंस्टा बर्गर के नाम से इसको फाइंड आउट किया गया था, यानी जो इसके फाउंडर थे इंस्टा बर्गर किंग के नाम से इसको लॉन्च किए थे। उसके बाद कंपनी फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम में आई और 1954 में इस कंपनी को मियामी बेस्ड फ्रेंचाइजी डेविड एडवर्टन और जेम्स मैकलुमोर ने परचेज कर लिया और इसका नाम इन्होंने बर्गर किंग रख दिया। उसके बाद से ये कंपनी चलती रही। सबसे पहले ये अमेरिका बेस्ड कंपनी थी, धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते पूरी दुनिया में फैलती गई और आज इंडिया में भी मेजर प्लेयर बनने की तरफ ये बढ़ रही है। नेचर ऑफ बिजनेस की हम बात करें तो ये कंपनी कंप्लीटली चेन बिजनेस पे
इंडिपेंडेंट है। करंट टाइम में टोटल इसके 18,675 रेस्टोरेंट्स है अक्रॉस द ग्लोब। अब जानते हैं इस कंपनी के प्रोमोटर्स और इसके आईपीओ के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस कंपनी के प्रोमोटर QSR एशिया पेट लिमिटेड हैं। आईपीओ इशू करने का ऑब्जेक्टिव देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टू फाइनेंस द रोल आउट ऑफ न्यू कंपनी ऑन बर्गर किंग रेस्टोरेंट, यानी नए रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं जिसके लिए इनको फाइनेंस की जरूरत है। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज, यानी कंपनी का इंटरनल भी कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। आईपीओ का जो डेट है 2 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हो रहा है और 4 दिसंबर 2020 को यह खत्म कर रहा है। बीट आप 2 दिसंबर 2020 से लेके 4 दिसंबर 2020 तक कर सकते हैं। जो इसका फाइनलाइजेशन होगा वो 9 दिसंबर 2020 को होगा। अप्लाई किया और आपको आईपीओ नहीं मिला, जो रिफंड का डेट है वो है दिसंबर 10, 2020। और अगर आपके एप्लीकेशन के अगेंस्ट में आपको अलॉट होता है आईपीओ तो वो शेयर आपको 11 दिसंबर 2020 को क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में। वहीं पे जो स्टॉक मार्केट में इस आईपीओ का लिस्टिंग है वो 14 दिसंबर 2020 को होगा। आईपीओ का हम साइज देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये करीब 13.5 करोड़ आईपीओ मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में ये 810 करोड़ रुपया का उगाही करना चाहते हैं, यानी 810 करोड़ रुपया का ये आईपीओ सेल करना चाहते हैं। जिसमें से फ्रेश इशू जो होगा वो 7.5 करोड़ के आसपास होगा, जिसके अगेंस्ट में 450 करोड़ रुपया इनको मिलेगा। ओएफएस के थ्रू यानी ऑफर फॉर सेल के थ्रू ये 60 करोड़ के आसपास शेयर दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट में ये 360 करोड़ रुपया लेंगे। अगर इस कंपनी के आईपीओ का फेस वैल्यू की हम बात करें तो ये 10 रुपए पर इक्विटी शेयर होगा और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 59 to 60 रुपीज पर शेयर रखा गया है। मार्केट लॉट साइज है, एक लॉट में 250 शेयर होगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 250 होगा। एक लॉट में 250 शेयर है जिसके लिए आपको 15,000 रुपया का पेमेंट करना होगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हैं, 3250 शेयर मिलेंगे। उसके अगेंस्ट में 1,95,000 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। होल्डिंग की हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसके प्रोमोटर है उनके पास फिलहाल 99.39% का होल्डिंग है। आईपीओ सेल हो जाने के बाद उनका होल्डिंग 60.08% हो जाएगा, यानी 39% के आसपास इसके प्रोमोटर अपना स्टेक सेल करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि रिसेंट में ही इस कंपनी ने अपना कुछ स्टेक सेल किया था सीटीएम के थ्रू, यानी कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड के थ्रू, जिसके थ्रू इन्होंने 1.57 करोड़ अपना इक्विटी शेयर सेल किया था। AIL एक कंपनी है उसको, और जो उसका रेट था 58.5 पर शेयर। इसका मतलब ये हुआ कि जो फिलहाल आईपीओ का प्राइस बैंड है ये उसी लाइन में है और आईपीओ का प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट उतना ही है। दोस्तों अब देख लेते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, जिसमें हम कवर करेंगे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो और रेशियो, जिसके बेसिस पे हम लोग को आसानी होगा अपना डिसीजन लेने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपना स्टेटमेंट मार्च 2019 में जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ और मार्च 2020 में जो खत्म हुआ उसका बैलेंस शीट वगैरह इन्होंने शेयर किया है। मार्च 2019 में फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, इनका टोटल रिजर्व नेगेटिव 19.48 करोड़ है। वहीं पे मार्च 2020 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव 6.40 करोड़ है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं की है पिछले कुछ सालों में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम देख सकते हैं कि मार्च 2019 में खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने 265 करोड़ के आसपास लॉस किया था। वहीं पे मार्च 2020 में इस कंपनी ने 343 करोड़ के आसपास लॉस किया था। दो फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी ने लॉस ही किया है। अगर मार्च 2020 की हम बात करें तो यहाँ पे कंसीडर किया जा सकता है कि कोविड-19 की वजह से अक्रॉस द ग्लोब इस कंपनी के बिजनेस हैम्पर हुए थे, तो उसके बेसिस में तो इसको थोड़ा सा निगलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ये मार्च 2019 में भी कंपनी ने लॉस ही बुक किया है तो ये थोड़ा सा सोचने और समझने वाली बात है। अगर कैपिटल रिजर्व देखें तो कैपिटल रिजर्व भी इस कंपनी के पास 0 है पिछले 2 साल के फाइनेंशियल ईयर्स में। दोस्तों अगर ईयर टू ईयर इस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है मार्च 2019 में करीब 39.5 करोड़ निगेटिव है, मार्च 2020 में करीब 78 करोड़ निगेटिव है, यानी पिछले 2 साल में कंपनी ने लॉस किया है। वहीं पे कैश का इनफ्लो यानी नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो हम देखें तो मार्च 2019 में 8.5 करोड़ के आसपास पॉजिटिव है, वहीं पे मार्च 2020 में 12 करोड़ के आसपास निगेटिव है, यानी फिर से ये कंपनी हम
लोग को सोचने पे मजबूर कर दे रही है कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आखिरी पड़ाव में हम देख लेते हैं इसका रेशियोज कैसा रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्च 2019 और मार्च 2020 का रिकॉर्ड दिया है और जो अर्निंग पर शेयर होता है ये मार्च 2019 में निगेटिव 1.44 है, वहीं पे मार्च 2020 में निगेटिव 2.76 है। एक बार फिर से निगेटिव यानी लॉस। थोड़ा सा नीचे जाते हुए अगर हम इसका परफॉर्मेंस रेशियो देखें तो देख सकते हैं कि इसका ROA का जो परसेंटेज है मार्च 2019 में निगेटिव 4.64 है, वहीं पे मार्च 2020 में निगेटिव 7.23 है। ROE की अगर हम बात करें तो ROE भी निगेटिव ही चल रहा है, मार्च 2019 में 14.46 है, वहीं पे मार्च 2020 में 29.63 है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो मार्च 2019 में पॉजिटिव तो है लेकिन काफी कम है, 2.41 है, वहीं पे मार्च 2020 में निगेटिव होते हुए ये 2.53 है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, चाहे इसका बैलेंस शीट हो, इसका रेशियो हो या अर्निंग पर शेयर हो। तो ओवरऑल पिक्चर इसका बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों फाइनली ये बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्या मुझे अप्लाई करना चाहिए? तो मेरा जवाब है चूंकि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं दिखता है इसलिए मैं इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। अगर आपको भी अप्लाई करना है तो 4 दिसंबर तक का वेट करें, उस दिन पता चल जाएगा कि इसके आईपीओ कितने सब्सक्राइब हो रहा है। यानी 2 दिसंबर 2020 को इसका आईपीओ का एप्लीकेशन जो का डेट जो स्टार्ट हो रहा है उस दिन आप अप्लाई ना करके 4 दिसंबर तक का वेट करें। अगर आपको लगे कि इसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहा है इसका मतलब महारथी लोग इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। 100 के अगेंस्ट में अगर इसका आईपीओ सब्सक्रिप्शन 120, 125, 200 हो जाता है तब आप भी अप्लाई करने के बारे में सोचें। अदरवाइज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर ये अंडर सब्सक्राइब रह जाता है तो इसको इग्नोर करें। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।